ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित हमने पाठ्यक्रम के अर्थ और परिभाषा से संबंधित जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, उसको हमने पढ़ लिया है। साथ ही पाठ्यक्रम से संबंधित जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्य वस्तु क्या होती है, ये भी हमने पढ़ लिया है और क्या इनमें अंतर है, इसको भी हमने पढ़ लिया है। इसी क्रम में अब आगे जैसे हम जो पाठ्यक्रम की प्रकृति है या उसका क्या स्वरूप है उसे हम पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम हमारे सिलेबस की तीसरी यूनिट में चल रहा है ना। हमने ज्ञान की पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है, दूसरे में ज्ञान के जो प्रकार हैं, स्थानीय, ठोस, जो भी हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। और पाठ्यक्रम तीसरी यूनिट में से चल रहा है, जिसमें से हमने अर्थ, परिभाषा, ये सब पढ़ लिया है और एक तरह से फिर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर को हमने पढ़ लिया है। अब इसमें जो प्रकृति है और जो उद्देश्य है उनको अब हम पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें पाठ्यक्रम की जो प्रकृति है, जो इसका वर्तमान स्वरूप है, उसे समझ लेते हैं। पाठ्यक्रम की प्रकृति, प्रकृति से संबंधित ही उसके स्वरूप की भी बात कर ली जाती है। पाठ्यक्रम की प्रकृति या स्वरूप, कह दें कि पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है। तो एक तरह से जो हमने अर्थ और परिभाषा पढ़ी है, वहीं से इसकी प्रकृति और स्वरूप भी निर्धारित हो जाता है। जैसे हमने बात की थी कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है एक तरह से शिक्षा की क्रमबद्ध व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, या कि कौन सी विषय वस्तु को बालकों को सिखाया जाना है, किस प्रकार का ज्ञान उन्हें दिया जाना है और उस ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति किस तरह के पाठ्यक्रम से हमारी एक तरह से हमारे जो उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करने का, वो पूरा होता है। तो इसी आधार को लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम की प्रकृति और स्वरूप है, वही शिक्षा के एक आधार को निश्चित करता है कि किस प्रकार शिक्षा से यह संबंधित होता है। और शिक्षा का मुख्य आधार पाठ्यक्रम होता है, क्योंकि समस्त शिक्षा किसी न किसी पाठ्यक्रम को माध्यम बनाकर ही प्रदान की जाती है। तो इस दृष्टि से जो पाठ्यक्रम का स्वरूप है, उसे हम सीधे रूप से ही शिक्षा से संबंधित बता सकते हैं। शिक्षा से संबंधित होता है। ठीक है। और जब हम इसके स्वरूप की बात करते हैं तो एक तरह से जो प्राचीन काल में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप हुआ करता था, जो इसके बारे में धारणाएं थी, किस तरह के इसके स्वरूप की बात होती थी। एक तरह से जो पुस्तकीय ज्ञान था, जैसे हमने अभी पढ़ा भी था, एक सिलेबस शब्द पढ़ा था पाठ्यचर्या, पाठ्य विवरण के लिए, उसी अर्थ में पाठ्यक्रम को लिया जाता रहा है। पुरानी धारणाओं के अनुसार केवल विद्यार्थियों को विषयों का ज्ञान दिया जाना ही, या कहें कि पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना ही पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। और एक तरह से विषयों के ज्ञान के माध्यम से ही उनकी उपलब्धियों के प्रमाण पत्र प्राप्त करना, केवल यही सीमित अर्थ में पाठ्यक्रम की प्रकृति और उसके स्वरूप का निर्धारण होता था। लेकिन आज जो नवीन स्वरूप इसका निर्धारित हुआ है, या नवीन स्वरूप की बात करें या वर्तमान स्वरूप की हम बात करें, जो नवीन या वर्तमान स्वरूप कह देंगे हम, तो इस नवीन स्वरूप में पाठ्यक्रम की धारणा में परिवर्तन आया है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक व्यापक संप्रति को रखा गया है, जिसमें बालक विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर किस तरह की समस्त जो भी पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सीख रहा है। तो पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सीखने के, पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सीखने से संबंधित जो भी समस्त क्रियाएं हैं, वो सब किसमें आ जाती हैं, पाठ्यक्रम में आ जाती हैं। तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम की प्रकृति कहें या स्वरूप है, आज नवीन रूप में या वर्तमान रूप में परिवर्तित हो गया है। उसकी जो विचारधारा है, आज उसमें परिवर्तन आया है। आज पाठ्यक्रम, जैसे कि प्रारंभ में तो इसका स्वरूप कैसे था, विषयों पर आधारित था, विषयों तक ही सीमित था। विषयों की पाठ्य वस्तु होती थी, जो भी विषयों के द्वारा ज्ञान दिया जाता था, उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का अर्थ भी सीमित था।
और शिक्षा का उद्देश्य भी उसी के आधार पर था। केवल सूचनात्मक ज्ञान बालकों को प्रदान करना ही शिक्षा का उद्देश्य था, जबकि आज शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया है? बालक का सर्वांगीण विकास करना हो गया है। इसका मुख्य कारण भी क्या है कि कई तरह के व्यवहारिक विज्ञानों का विकास भी हुआ है, जैसे मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, शैक्षिक मनोविज्ञान में भी शैक्षिक मनोविज्ञान, अलग से बालकों को किस तरह से शिक्षित किया जाना है, किस तरह से उनके मन को समझकर उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी सीखने की क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाना है, और किस दृष्टि से केवल शिक्षा से उनका बौद्धिक और मानसिक विकास ही नहीं करना, उनका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उनका चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। समस्त प्रकार के सांवेगिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को आवश्यक माना गया है। तो आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी बालक के लिए व्यवहारिक रूप से शिक्षा प्रदान करते हुए उसके सर्वांगीण विकास के लिए ही शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित हुआ है। तो इसी तरह से जब शिक्षा का जब उद्देश्य निर्धारित हुआ है, तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी अलग बदलकर शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर ही निर्धारित हुआ है, क्योंकि शिक्षा किसी न किसी पाठ्यक्रम को आधार बनाकर ही प्रदान की जाती है। जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन हम चाहते हैं, व्यवहार परिवर्तन, आज शिक्षा के द्वारा जो भी सिखाया जा रहा है वह अधिगम है। अधिगम ही क्या है? व्यवहार परिवर्तन है। और किस तरह का व्यवहारिक परिवर्तन हम विद्यार्थियों में चाहते हैं, उसी दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होता है। तो शिक्षा किस तरह की बालकों को देनी है, किस तरह के उद्देश्य की पूर्ति हम चाहते हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें किन साधनों की आवश्यकता होगी, किस तरह के ज्ञान को बालकों को दिया जाना है, तो इस तरह के ज्ञान को देने के लिए किस तरह की विषय वस्तु को बालकों को सिखाया जाना है, तो वहाँ मुख्य आधार क्या हो गया? उस शिक्षा को संप्रेषित करने के लिए पाठ्यक्रम मुख्य आधार हो गया। तो जब शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, उसके उद्देश्य में परिवर्तन हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से पाठ्यक्रम की प्रकृति और स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है। इसी दृष्टि से आज जो व्यवहारिक विज्ञान चलन में है, जिनके माध्यम से बालकों को शिक्षा प्रदान की जा रही है और उनके सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है, तो उसी दृष्टि से पाठ्यक्रम के प्रकृति और स्वरूप में भी नवीन और वर्तमान स्वरूप अलग से जैसे निर्धारित हुआ है, उसकी विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे हम कहें कि जो 20वीं सदी है, उससे पहले 20वीं के सदी के पूर्वार्ध में भी शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोशास्त्र है, शैक्षिक दर्शन शास्त्र है, आदि कई व्यवहारिक विज्ञानों का तीव्र गति से विकास हुआ है, और इसी का प्रभाव पाठ्यक्रम के स्वरूप पर पड़ा है, जिसका प्रभाव होने पर ही जैसे बालक के लिए एक तरह से केवल विषयों के ज्ञान को प्राप्त करना ही आवश्यक नहीं हो जाता, व्यवहारिक दृष्टि से उनका वह जैसे जो विषयों के ज्ञान को उसने प्राप्त किया है, तो किस प्रकार वह व्यवहारिक दृष्टि से उनका उपयोग भी कर सकेगा, इस तरह से भी शिक्षा के माध्यम से बालकों को तैयार किया जाना आज के पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम का यह नवीन स्वरूप भी निर्धारित हो जाता है। तो हमने जैसे जो पाठ्यक्रम की प्रकृति है, पाठ्यक्रम का स्वरूप है, नवीन स्वरूप भी और प्राचीन स्वरूप भी, दोनों हमने समझ लिए हैं। इसी तरह से जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य को भी पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य जैसे हम अभी बार बार बात कर रहे हैं कि बालकों का व्यवहारिक रूप से सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, और शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से शिक्षार्थियों को
उस पाठ्यक्रम का ज्ञान करवाना और उसी प्रकार से उनका सर्वांगीण विकास करना। तो एक तरह से जब हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना ही पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार बालक को हम एक तरह से उसको प्रेरित करके उसकी अंतः क्षमता या कहीं कि जो उसके सीखने की क्षमता है उसे प्रेरित करके पाठ्यक्रम के ज्ञान को प्राप्त करके उसे व्यवहारिक जीवन में वह उपयोग करना सीखे। इस तरह से पाठ्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा किया जाता है और यही पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में जैसे जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है, अभी लिखेंगे हम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को, फिर भी थोड़ा सा अलग से और समझा देती हूँ मैं। जो शिक्षा की प्रक्रिया है इसमें जो मुख्य तत्व हैं या कहें 3 मुख्य आधार हैं। शिक्षा की प्रक्रिया किसके मध्य चलती है, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य क्या चलता है, पाठ्यक्रम। शिक्षक किसी न किसी पाठ्यक्रम के आधार पर, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के आधार पर शिक्षार्थी को उस समस्त ज्ञान से परिचित करवाता है जो कि उसे दिया जाना है या भविष्य में किस प्रकार वह उसका उपयोग करके अपने जीवन को सफल रूप से संचालित कर सकता है। तो शिक्षण में शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है, तो उस अंतःक्रिया का भी मुख्य आधार क्या होता है, पाठ्यक्रम ही होता है। तो इस दृष्टि से जैसे जो उनकी पारस्परिक अंतःक्रिया है, इस पारस्परिक अंतःक्रिया से ही बालक का या कहें शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो इसी आधार पर अब जो पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम के जो भी मुख्य उद्देश्य है उनको मैंने समझा दिया है और जो मुख्य प्रमुख उद्देश्य है उसी के आधार पर पाठ्यक्रम के और भी उद्देश्य लगभग उसी पर आधारित होंगे। इनको अलग से हम लिख लेते हैं। जैसे पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास के साधन को प्रदान करता है, विकास हेतु एक तरह से कहें कि साधन प्रदान करता है जिसकी सहायता से शिक्षण की क्रिया को संपादित किया जाता है या कहें कि पूरा किया जाता है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से पाठ्यक्रम का उद्देश्य हो गया, क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य है वो किस आधार पे पूरा होता है, पाठ्यक्रम यदि नहीं होगा तो किस आधार पे बालकों को ज्ञान दिया जाएगा। तो एक तरह से ये एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है शिक्षा का वह पूरा होता है। तो हम लिख देंगे पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं, बालक के संपूर्ण विकास का साधन है या कहें संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है। साधन प्रदान करता है। पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है जिसके आधार पर शिक्षण प्रक्रिया संपादित की जाती है, जिसके आधार पर शिक्षण प्रक्रिया संपादित होती है या करवाई जाती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से
जो पाठ्यक्रम है यह मानव जाति के अनुभवों को एक तरह से सम्मिलित करता है और उन्हें स्पष्ट करके संस्कृति और सभ्यता के हस्तांतरण करने में या उसके विकास करने में भी सहायक होता है। क्योंकि जैसे किसी न किसी आधार पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। तो बालक ही आगे चलकर किस तरह से वह समाज से जुड़कर अपने उद्देश्यों को, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। समाज की भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर ही किस प्रकार वह समाज की सेवा का कार्य करता है। किसी न किसी क्षेत्र को अपनाकर किसी न किसी क्षेत्र के आधार पर वह एक सामाजिक कार्यकर्ता या कहें कि एक तरह से सामाजिक कार्य वह करता है। किसी न किसी रूप में वह अन्य मनुष्यों के लिए भी किसी न किसी प्रकार के कार्य को पूर्ण करता है। जैसे कोई भी क्षेत्र, अब शिक्षण का क्षेत्र लेते हैं तो शिक्षा की सेवा के माध्यम से समाज के अन्य बालकों को शिक्षित करने का कार्य करेगा। या कोई चिकित्सक बनता है या कोई इंजीनियर बनता है तो उसी दृष्टि से उसी क्षेत्र में वह समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है इसी आधार पर निर्धारित होता है। तो वह संपूर्ण मानव जाति को एक तरह से संपूर्ण मानव जाति को लाभान्वित तो करता ही है। तो यह पाठ्यक्रम अपने समस्त अनुभवों को एकत्रित करके, जैसे कहे कि मनुष्यों ने या कहें संपूर्ण मानव जाति ने किस प्रकार अनुभव लिए हैं, उन अनुभवों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। और उन्हें सम्मिलित करके पाठ्यक्रम में बालकों को किस तरह से जो प्राचीन सभ्यता रही है, क्या संस्कृति रही है, उसको हस्तांतरित करने का कार्य भी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही करवाया जाता है। किस तरह से बालकों को आने वाली जो पुरानी सभ्यता है, पुराने रीति रिवाज हैं, उनसे अवगत कैसे करवाया जाता है? पाठ्यक्रम से करवाया जाता है। बालक उन्हें जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है। इस तरह के निर्णय लेने की क्षमता भी पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों में विकसित की जाती है। तो इस तरह से एक उद्देश्य यह भी हो गया कि पाठ्यक्रम मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट कर के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके संस्कृति व सभ्यता को हस्तांतरित और एक तरह से हस्तांतरित भी करता है और विकसित भी करता है। संस्कृति व सभ्यता को हस्तांतरित व विकसित करता है। इसी तरह से पाठ्यक्रम में जैसे बालक किस तरह से, हम जो सर्वांगीण विकास की, संपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं, उसी दृष्टि से आगे बात करें कि जैसे मैंने बताया था उसी के क्रम में संपूर्ण विकास के क्रम में ही पाठ्यक्रम के सभी उद्देश्य निर्धारित होते हैं। तो इसी क्रम में जैसे बालक का किस तरह से समाज में समायोजन उसे करना है, तो इस तरह के गुणों का विकास भी बालक में किया जाना है, तो उसका भी कार्य पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है। तो एक तरह से पाठ्यक्रम का यह भी उद्देश्य है कि बालकों में किस तरह से मित्रता, ईमानदारी के, सद्भावना के, सहिष्णुता के, नैतिक चरित्र के गुणों को विकसित किया जाए। तो इन गुणों को विकसित करने के लिए भी पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया जाता है कि बालकों में
इस प्रकार के गुणों का विकास हो सके। तो पाठ्यक्रम को बालक में मित्रता, ईमानदारी और भी कई तरह के जो समस्त गुण हैं, उन गुणों का विकास करना भी पाठ्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य होता है। पाठ्यक्रम द्वारा बालकों में मित्रता, ईमानदारी, सहयोग, तीसरा उद्देश्य है इसमें सहयोग, मित्रता, ईमानदारी, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति, सहानुभूति, निष्कपटता, आदि गुणों का विकास किया जाना। आदि गुणों, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आदि गुणों को विकसित करके उनके नैतिक चरित्र का निर्माण करना। बालकों में मित्रता, ईमानदारी, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति, निष्कपटता आदि गुणों को विकसित करके नैतिक चरित्र का निर्माण करना। नैतिक चरित्र का निर्माण करना। इसी तरह से और भी जैसे पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं, किस तरह से बालकों में चिंतन, मनन, तर्क, विवेक और भी जैसे निर्णय लेने की उनकी क्षमता है, इनको विकसित करना। तो कई सारे और भी हम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को लिखेंगे, क्योंकि संपूर्ण विकास की जो हमने बालक के संपूर्ण विकास की जो बात की है, जो कि पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को निर्धारित करने से संबंधित कई सारे पाठ्यक्रम के और भी उद्देश्य हैं, जिनको हम कल पढ़ेंगे।